नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप सभी के लिए बहुत ही खास विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। विराम चिन्ह। यहाँ से भी कई प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। आप में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। कक्षा को सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ में। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है शाब्दिक अर्थ विराम का? ठहराव, या इसको रुकना भी कहा जाता है। फिर है पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? चिन्ह, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार परिभाषित किया है उन्होंने, शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे कहलाते हैं विराम चिन्ह। ये परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु की। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अगला है अल्प विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? थोड़ी देर के लिए रुकना। हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अनेक शब्दों और वाक्यांशों के बीच शब्द की आवृत्ति रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? अल्प विराम का। अनेक शब्दों और वाक्यांशों के बीच शब्द की आवृत्ति को रोकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और अल्प विराम का चिन्ह क्या है? ये आप देख रहे हैं। अगला है यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः, इसी से आदि आएँ तो इनके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे हम लोग। फिर है जब किसी व्यक्ति की उक्ति या संवाद को लिख रहे होते हैं तो उस उक्ति या संवाद के पहले क्या लगता है? अल्प विराम। कहाँ? जब हम किसी व्यक्ति की उक्ति या संवाद को लिख रहे होते हैं तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग संवाद के पहले होगा। फिर है जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो वहाँ भावों पर विशेष बल देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्ण विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? पूरी तरीके से रुकना या ठहरना होता है पूर्ण विराम में। फिर है पूर्ण विराम चिन्ह को हिंदी में कहते हैं, क्या कहा जाता है? खड़ी पाई। फिर अगला है वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विराम। यानी जब वाक्य को समाप्त करते हैं उसके बाद में जो चिन्ह लगाते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। डॉक्टर वासुदेव नंदन जी क्या बताते हैं? जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग होगा? पूर्ण विराम का। कहाँ पर? जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग यानी पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। फिर अगला है प्रश्नवाचक या विस्मयादि सूचक
वाक्यों के अलावा अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। राम अयोध्या के राजा थे, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग है? तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। फिर अगला है, वो जा रहा है, सीता गाती है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग है? पूर्ण विराम चिन्ह का। अगला है, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं, वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्ध विराम का। और अर्ध विराम का चिन्ह क्या है, ये आप देख रहे हो। अगला है, दो या दो से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए उनके बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहाँ? दो या दो से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को संशोधित किया जाता है, यानी संबोधन करते हैं, संबोधित किया जाता है, तो संबोधन वाक्य के बाद में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम का। अगला है, यदि किसी वाक्य में यह, वह, अब, तब, या, तो आदि शब्द लुप्त हों, तब हम वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अगला है, हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा आदि शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन सभी शब्दों के बाद में किसका प्रयोग होगा? अल्प विराम चिन्ह का। फिर अगला है, यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता का बोध संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बताना हो, तो हम उस संबंधवाचक सर्वनाम के बाद किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम के चिन्ह का। फिर अगला है, राम, श्याम, घनश्याम खेल रहे हैं, इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। फिर है, शिवम, राहुल, अभय राजपाल विश्वविद्यालय में हैं, इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? अल्प विराम का। फिर अगला है आपका क्वेश्चन, तिलक जी ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, इसमें किस चिन्ह का प्रयोग है? अल्प विराम का। फिर है, ऐसे विराम चिन्ह जो उपवाक्यों को भी जोड़ने का कार्य करते हैं, जिन्हें और के माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता, वे क्या कहलाते हैं? अर्धविराम चिन्ह। फिर अगला है, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, घूमने चलेंगे, इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? अर्धविराम चिन्ह है। फिर है, मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य के साथ भिन्नता प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम चिन्ह का। फिर अगला है, वह सुंदर था, नौजवान था, सुगठित देह का स्वामी था, इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? अर्धविराम चिन्ह का। अगला है, जहाँ प्रश्न करने या पूछने का बोध हो, ऐसे वाक्यों के अंत में किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का। आगे बढ़ेंगे हम सभी। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अंत में होगा। अगला है, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है, ये आप देख पा रहे हैं। फिर है, क्या आप प्रयागराज में रहते हैं, कौन सा विराम चिन्ह लगा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। फिर अगला है क्वेश्चन आपका, नोटबंदी किसके शासनकाल में हुई, इसमें कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। फिर है, मनोविकार सूचक शब्दों, मनोविकार के कौन से शब्द हैं? जैसे कि हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि। ऐसे वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह।
और विस्मयादि बोधक चिन्ह किस प्रकार का होता है, ये आप देख पा रहे हैं। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओह, बहुत कठिन समय चल रहा है। इस वाक्य में जो है किस विराम चिन्ह का प्रयोग है, विस्मयादि बोधक। फिर है हे राम अब मेरा क्या होगा, वाक्य में कौन सा चिन्ह है, विस्मयादि बोधक। अगला है द्विरुक्त शब्दों के बीच में तथा समास के शब्दों के बीच में किसका प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का। और योजक चिन्ह आप देख पा रहे हैं इस तरह से लगता है। किस में पूछा जा रहा है, द्विरुक्त शब्द हो यानी दो बार आए और समास के शब्द हो, वहाँ पे योजक चिन्ह लगता है। जैसे आप लिखते हैं माता और पिता, तो उसके बीच में योजक चिन्ह है। फिर अगला है उद्धरण चिन्ह होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक है एकाकी उद्धरण चिन्ह और दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। जैसे आप इस तरीके से लगा दीजिए और फिर इस तरीके से लगा दो, तो ये एकाकी और दोहरे उद्धरण चिन्ह कहे जाएंगे। फिर उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है वक्ता के कथन का यथावत उद्धृत करने में प्रयोग किसका किया जाता है, दोहरे उद्धरण चिन्ह का। यानी वक्ता कोई कथन कह रहा है, कोई बोल रहा है और उसके कथन को यथावत यानी जैसा बोला है वैसे ही आपने उतार दिया, उसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। फिर है निर्देश देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा कौन सा चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह होता है। जैसे कि निर्देशक चिन्ह का स्वरूप है, इस प्रकार से लगता है निर्देशक चिन्ह। फिर अगला क्वेश्चन है आपका आचार्य ने कहा, क्या कहा, सूर्य पश्चिम में डूबता है। इसमें किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, दोहरे उद्धरण चिन्ह का, जिसको आप लोग डबल इन्वर्टेड कामा कहते हो। फिर अगला है किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कोष्ठक चिन्ह का। अगला है वाक्य के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर है लता मंगेशकर को भारत की कोकिला अर्थात मीठा गाने वाली कहा जाता है, तो इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कोष्ठक चिन्ह का। यानी आप देख पा रहे हैं मीठा गाने वाली, इसको कोष्ठक में बंद किया गया है। फिर है पंडित कामता प्रसाद गुरु अच्छे वैयाकरणता यानी व्याकरण के ज्ञाता थे। इसमें किस चिन्ह का प्रयोग है, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए किसी कथन को अलग दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है, उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है भगवान राम के अनेक नाम हैं, रघुपति, राघव, रघुराज, तो इसमें किस चिन्ह का प्रयोग है, उपविराम चिन्ह का। अगला है विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग है, इसमें भी उपविराम चिन्ह का है। ये आप देख पा रहे हैं देवबंदी इस प्रकार से, तो ये क्या है, उपविराम चिन्ह है। फिर अगला है आपका क्वेश्चन त्रुटि, विराम, त्रुटिबोधक, विस्मरण चिन्ह आदि नामों से किसको जानते हैं, हंसपद चिन्ह। ये है आपका हंसपद चिन्ह। त्रुटि विराम, त्रुटिबोधक, विस्मरण चिन्ह यानी कुछ आप भूल जाते हैं उसको बाद में लिखते हैं, तो यही चिन्ह आपका हंसपद लगेगा, तब बात आपकी सही होगी। फिर अगला है लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर संकेत देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर भी हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है वाक्यांश में जानकारी, सूचना अथवा निर्देश को दर्शाने या विवरण देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है, विवरण चिन्ह का। अगला है वचन के दो भेद हैं, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग है, विवरण चिन्ह का है। ये अगला है विवरण चिन्ह आपका। फिर अगला है संक्षेप सूचक चिन्ह को कहा जाता है, तो जो संक्षेप सूचक चिन्ह है उसको लाघव चिन्ह भी कहते हैं। लाघव चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, यानी शून्य की तरह। अगला है किसी बड़े नाम या शब्द को संक्षेप में अर्थात छोटा करके लिखने
के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, शब्दों या नामों अथवा उपाधि के संक्षिप्त रूप के साथ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह का। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में एमए की उपाधि मिली है, वाक्य में प्रयुक्त एमए में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? लाघव चिन्ह का। अगला है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो गुरु जी ने 20 प्रकार के विराम चिन्ह माने। किसने? कामता प्रसाद गुरु ने। फिर है संधि, कथन, कहावत आदि को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उद्धरण चिन्ह का। अगला क्वेश्चन है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? पूर्ण विराम। यानी जब पूरी बात समाप्त हो गई है, कुछ आगे लिखना नहीं है, तो वहाँ पे पूर्ण विराम लगाया जाता है। योजक चिन्ह संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। योजक चिन्ह को कहते हैं तो इसको सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। क्यों सामासिक चिन्ह कहते हैं? क्योंकि इसका समास के अंतर्गत भी प्रयोग किया जाता है। अगला है, योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? संस्कृत भाषा में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर अगला है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का। यानी दो शब्द पुनः पुनः यानी बार बार आ जाएं तो उसके बीच में योजक चिन्ह लगता है। फिर अगला है, कपड़ा लत्ता, धन दौलत, हाट बाजार, देख रहे हैं आप इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? योजक चिन्ह। फिर अगला है, यदि संज्ञा की दुरुक्ति हो तो उसके बीच में किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? योजक चिन्ह का। जैसे राम राम, बार बार, इसके बीच में जो चिन्ह लगा है वो योजक चिन्ह है। फिर अगला है, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ भी योजक चिन्ह लगता है। जैसे रात और दिन, ये दो विपरीतार्थक शब्द हैं, लेकिन इसके बीच में जो चिन्ह लगा है वो कौन सा है? योजक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, जब दो शब्दों में एक सार्थक एवं दूसरा निरर्थक शब्द हो तो उसके बीच में किस चिन्ह का प्रयोग होगा? योजक चिन्ह का। फिर अगला क्वेश्चन है, दो संयुक्त क्रियाओं के मध्य किसका प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, समानता प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह हैं। ये अल्प विराम है और ये आपका अर्ध विराम है, ये उप विराम है, यह पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है। आगे देखते हैं। फिर आपका है विस्मयादिबोधक चिन्ह, कौन सा है? ये इस प्रकार से लगाया जाता है। फिर अगला है आपका निर्देशक चिन्ह, किस प्रकार लगता है? इस तरह से। इसको डैश चिन्ह भी कहा जाता है। फिर है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक जो है आपके 3 प्रकार से लगते हैं, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, इस प्रकार से। फिर है हंस पद, त्रुटि विराम या त्रुटि बोधक चिन्ह कौन सा है? इस तरह से होता है। फिर अगला है विवरण चिन्ह, आपका इस प्रकार है। पाद चिन्ह आपका इस प्रकार लगेगा। उसके बाद में अगला आपका है लाघव चिन्ह, या इसको कहते हैं संक्षेप सूचक चिन्ह, इस तरह से लगाया जाता है। फिर अगला है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, इस तरीके से लगेगा। अगला है उद्धरण चिन्ह, ये उद्धरण चिन्ह है, ये आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह है, और ये आपका एकहरा उद्धरण चिन्ह है। फिर उसके बाद में योजक चिन्ह आपका दिया गया है, कैसे लगेगा? इस तरीके से लगता है। फिर अगला है लोप चिन्ह या लोप सूचक चिन्ह, इस प्रकार से किसी बात को गायब करना होता है कम लिख करके, तो आपको इस तरीके से लगा देते हैं। तो ये क्या है? लोप चिन्ह है, किसी बात को गायब करना, लोप करना। फिर ये आपका विकल्प सूचक चिन्ह है, तिरछी रेखा खींच करके लगाया जाता है। अगला है आपका तुल्यता सूचक चिन्ह, ये है तुल्यता सूचक चिन्ह, यानी ऐसे ऐसे करके आप बराबर लिख देते हैं। फिर अगला है आपका क्वेश्चन,
टीका सूचक पद या तारक चिन्ह, इसी को फुटनोट चिन्ह भी कहते हैं। क्या है? टीका सूचक चिन्ह, तारक चिन्ह, फुटनोट। तो ये सब आपके प्रकार, ये तारक हो गया, ये आपके जो है टीका सूचक हो गए। फिर अगला है समाप्ति सूचक चिन्ह, यानी किसी बात को आप समाप्त करते हैं तो आपने इस तरीके से आपने समापन कर दिया इसका। फिर अगला है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। कौन सा है? दीर्घ उच्चारण, मतलब किसी बात को लंबा खींच करके बोलना। फिर अगला है पाद बिंदु चिन्ह। कौन सा है? ये है आपका पाद बिंदु चिन्ह। तो विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जो कि हिंदी के विराम चिन्हों के ऊपर आधारित था। यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। हमें आशा है ये सेशन आप सभी के लिए लाभदायक साबित हुआ होगा। इसलिए कक्षा को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्त मित्रों में शेयर ज़रूर करें और अधिकतम संख्या में लोगों को चैनल पे विजिट कराते रहिए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार कक्षा में बने रहे हैं। आप सभी को पुनः मिलेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।